परमाणु थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। इन कमियों को रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में दूर किया। ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग, गोवा में हुआ। भौतिकी रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उपयोग होने वाले अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। नाभिक की भौतिकी में योगदान के लिए 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नाभिकीय परमाणु मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। सोने की पन्नी तथा अल्फा कणों को इस प्रयोग में लेने के निम्नलिखित कारण थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोना आघातवर्धिनी धातु होती है, अर्थात उसको पीट करके पतली से पतली परत खींची जा सकती है। इसलिए सोने की बहुत पतली परत खींची जा सकती है। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, क्योंकि सोने के परमाणु में समस्त धनात्मक आवेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है। यदि कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सोने की पन्नी को लेने का क्या कारण था, तो हम लिख सकते हैं कि सोने की बहुत पतली परत खींची जा सकती है और सोने के परमाणु में समस्त धनात्मक आवेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है। इसी प्रकार से अल्फा कणों को लेने का भी कारण था कि अल्फा कण द्वि आवेशित होते हैं। यह धन आवेशित आवेश होते हैं। इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है। इसलिए तेज गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड का अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम निम्नलिखित प्राप्त हुए। जब अल्फा कणों की बमबारी की गई तो अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग बहुत कम पाया जाता है। बहुत ही थोड़े कण यानी 12,000 में से एक वापस उसी पथ से लौट आए। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। अब हमारे सामने 2 चित्र हैं। पहला चित्र है स्वर्णपत्र प्रयोग का। यदि रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग का चित्र आता है तो हम ये पहले वाला बनाएंगे। इसी प्रकार से यदि अल्फा कण प्रकीर्णन का चित्र आता है तो हम ये दूसरा वाला बनाएंगे। यह अल्फा कण प्रकीर्णन का, अल्फा कण प्रकीर्णन का। इसी प्रकार से ये वाला जो होगा स्वर्णपत्र प्रयोग का। अभी जैसा कि अभी आपको इससे पहले मैंने आपको समझाया है कि जब अल्फा कणों की बमबारी की गई थी तो कुछ सीधे निकल गए थे, कुछ कण कम कोण से विक्षेपित हो गए और 12,000 में से एक कण जो था वो टकरा करके वापस आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म भाग कैसा है, इसमें ठोस है, जिसको उन्होंने नाभिक की संज्ञा दी थी। अब हम रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्र प्रयोग है उसको निम्न क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे, जिससे हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से सोने की पतली पन्नी पर बौछार करने पर अल्फा कणों की और किस प्रकार से हमें कण
निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि यह आपके सामने क्रियाकलाप है, अल्फा पार्टिकल्स हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया था कि अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम आयंस होते हैं जो कि धनावेश होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब अल्फा कणों की बमबारी किस पे करते हैं, सोने की पतली झिल्ली पर। यहाँ हमने देखा था कि जब सोने की पतली झिल्ली पर करते हैं तो कुछ कण विक्षेपित होते हैं, जबकि थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमने क्या देखा था कि जो परमाणु एक गोला होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें धसे होते हैं, वहाँ पर वो नाभिक की व्याख्या नहीं कर पाए थे। किंतु रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग स्वर्णपत्र प्रयोग में ये बताया कि किस प्रकार से अल्फा कणों की जब हम बौछार करते हैं तो क्या देखते हैं कि अल्फा कणों की बौछार जब करते हैं तो जिसके चारों ओर जिंक सल्फाइड, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वृत्ताकार एक वाइट प्लेट, ये किससे बना होता है, जिंक सल्फाइड से लेपन किया हुआ वृत्ताकार आवरण होता है। और जिंक सल्फाइड का लेप क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जब इस पर टकरा रहे हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, और ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है जिससे कि हमें अल्फा पार्टिकल्स की दिशा का ज्ञान होता है। और इस प्रयोग के द्वारा हम ये किरण चित्र को बना सकते हैं। आप देखिए कि कुछ कण सीधे जाकर के आगे जाते जा रहे हैं, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला होता है। इसी प्रकार से कुछ कण क्या हो रहे हैं, कुछ कम कोण पर क्या होते हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। जैसे कि आपको ये पर्पल लाइन दिखाई दे रही है और या ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि जो लाल लाइन आपकी जा रही है ये बहुत कम, मतलब 12,000 में से जो एक कण है वो टकरा करके पुनः वापस आ रहा है। इस प्रकार से हम उनके क्रियाकलाप के द्वारा भी हमने अध्ययन किया। अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। यदि परीक्षा में आता है कि रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्या है तो हमें ये पॉइंट्स लिखना होंगे। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा, क्योंकि रदरफोर्ड यही जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हो, और उन्होंने अपने इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो धनावेश है वह द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, और उसको उन्होंने नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को सौर मंडल मॉडल भी कहते हैं। कभी पूछा जाता है कि सौर मंडल मॉडल रदरफोर्ड का क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जिस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और सूर्य भी अपने सूर्य के चारों ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस कारण से इसे सौरमंडल मॉडल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्री बल इनके और नाभिक के बीच आकर्षण बल को संतुलित करता है, जिसके ये नाभिक में गिरते नहीं हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सदैव वे धन आवेशित होते हैं। नाभिक के प्रत्येक धन आवेश को संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात अब यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि परमाणु उदासीन किस प्रकार से होता है। अब हम यहाँ भी एक प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि जैसे हमारे सामने भी प्रश्न आया था कि जो नाभिक केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का विकिरण करता है, और जब विकिरण करेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विकिरण करते करते उसमें ऊर्जा का क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ऊर्जा का विकिरण हुआ और ऊर्जा उत्सर्जित होती जा रही है, तो एक स्थिति क्या हो जाएगी कि ऐसे करते हुए नाभिक में वो इलेक्ट्रॉन गिर जाना चाहिए और परमाणु जो होता है नष्ट हो जाना चाहिए। किंतु हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, परमाणु नष्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ क्या हुए थे कि जो रदरफोर्ड थे वो क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमी थी। जैसा कि अभी मैंने प्रयोग के द्वारा आपको बताया है कि परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, किंतु परमाणु नष्ट नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु के स्थिरता व स्थायित्व के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। सबसे बड़ी कमी यही थी। आगे चल कर के इस कमी को बोर ने अपने परमाणु मॉडल में दूर किया। इसके आगे हम बोर का परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे, किंतु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। इनको आप सभी भैया बहनों को अपनी कॉपी में लिखना है और उनको याद भी करना है, क्योंकि या तो बड़ा प्रश्न आ सकता है हमारे सामने कि रदरफोर्ड क्या स्वर्णपत्र प्रयोग लिखिए, इसके प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष निकले उसे लिखिए, या रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप को प्रस्तुत कीजिए, या उसकी कमियों को लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों को अपने को तैयार करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम इसके आगे बोर के परमाणु मॉडल, जो रदरफोर्ड की कमियां हैं उसको बोर के परमाणु मॉडल ने दूर किया था, उसका अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में।